हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शाक्य और आज मैं डिस्कस करना शुरू कर रहा हूँ थोड़ा सा तुगलक के बारे में। जो शासन व्यवस्था थी उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं सल्तनत काल में। तो उसमें अब जो तुगलक हैं उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में देखते हैं, क्योंकि पिछली बार हमने देख लिया कि अलाउद्दीन खिलजी के मौत के बाद जो है तुगलक ही आए थे और गयासुद्दीन तुगलक जो है तुगलक वंश की स्थापना उसने की थी। तो सबसे पहले अब देखते हैं, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट इसका जो सुल्तान था उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता है? अभागा आदर्शवादी। ये याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक को अभागा आदर्शवादी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुछ ऐसे उसके फैसले थे जो कि थे तो बहुत अच्छे, जो जनता के फेवर में थे और शासन की दृष्टि से अच्छे भी थे, लेकिन वो फैसले फेल हो गए थे। उनका जो एग्जीक्यूशन है, उनका जो वास्तविक धरातल पर उनका जो रूपांतरण करने की कोशिश करता था वो तो सब फेल हो जाते थे, गड़बड़ हो जाती थी। इसलिए उसको अभागा आदर्शवादी कहा जाता है। उसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक धार्मिक दृष्टि से इतना ज़्यादा कट्टर भी नहीं था। वो बाकी सुल्तानों की तरह इतना कट्टर नहीं था, अलाउद्दीन खिलजी की तरह भी इतनी कट्टरता उसमें नहीं थी। उसने हिंदू, मुस्लिम और पारसी समाज जितने भी बाकी दूसरे धर्मों के लोगों को भी सम्मान दिया, ठीक है। तो धार्मिक दृष्टि से वो उदार था, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ है, गयासुद्दीन और निजामुद्दीन औलिया के बीच में एक खटपट हुई थी। इसके बारे में भी कई बार पूछा जाता है, तो उसको आप नोट कर लीजिएगा। गयासुद्दीन तुगलक जो कि संस्थापक था तुगलक वंश का, उसका निजामुद्दीन औलिया से किसी बात को लेकर के विवाद हो गया था। निजामुद्दीन औलिया क्या थे? दिल्ली के निजाम थे। दिल्ली के निजाम थे जो यहाँ पे आपके जो सराय काले के खां के पास एक निजामुद्दीन चिश्ती दरगाह है, उन्हीं के नाम पे। तो उनसे कुछ विवाद हो गया था, जिसकी वजह से गयासुद्दीन बिन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया को सज़ा देने की बात कही थी। तो इसको आप याद रखिएगा कि किस तुगलक सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया को सज़ा देने की बात कही थी, उसका क्या नाम था? तो वो गयासुद्दीन बिन तुगलक था, ठीक है। तीसरा देखते हैं, चमड़े के सिक्के और राजधानी का स्थानांतरण, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का। गयासुद्दीन को मैं मिटा देता हूँ, बार बार ये मुंह पे जबान पे चढ़ जा रहा है, ठीक है। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसको अभागा आदर्शवादी कहते हैं, उसके दो फैसले थे, चमड़े के सिक्के चलवाना और राजधानी को कहाँ से? दिल्ली से उठा करके देवगीर। देवगीर कहाँ? जो पहले देवगीर की हम बात करते जिसको खिलजी ने जीता था, उसको दौलताबाद कहा जाने लगा था बाद में। तो अपनी राजधानी को उसने उठा के दिल्ली से देवगीर भेज दिया। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि वो दक्षिण के राज्यों पे भी कमांड कर सके, वहाँ पर भी कंट्रोल कर सके, ठीक है। इसलिए उसने अपनी राजधानी को कहाँ भेजा? देवगीर भेजा, जिसको दौलताबाद कहा जाता है, ठीक है। उसके बारे में आगे भी बात करेंगे। उससे पहले एक ये चमड़े के सिक्के के बारे में बात कर लेते हैं कि चमड़े के सिक्के उसने चलवाए थे। हुआ ये था कि उस समय पूरी दुनिया में जब तुगलक, ये मोहम्मद बिन तुगलक जब गद्दी पे बैठा, तो उस समय पूरी दुनिया में चांदी के उत्पादन में काफ़ी गिरावट हुई, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि चांदी के सिक्के छोड़ करके जो चमड़े के सिक्के थे वो चलवाए। तो चमड़े के सिक्के क्या है? चमड़ा आसानी से उपलब्ध होता है, तो लोगों ने चमड़ा काट काट के खुद ही सिक्के बना लिए। तो आप समझ सकते हो, जब लोग खुद सिक्के बना लेंगे तो कितना नुकसान होगा। तो इसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ा था। तो इन्हीं दो कदमों की वजह से ये दो बड़े कदम थे जो उसके ऊपर बहुत बड़ा धब्बा बन गए, और इसी वजह से उसको अभागा आदर्शवादी कहा जाता है, ठीक है। तो चमड़े के सिक्के के बाद हम देखते हैं राजधानी का स्थानांतरण। उसने अपनी राजधानी को उठाया और कहाँ भेज दिया? देवगीर, जिसको दौलताबाद कहते हैं। उसने किन लोगों को भेजा? उसने भेजा खलकों को। खल्क कौन होते थे? ये भी याद रखिएगा कि खल्क कौन होते हैं। खल्क जो है दिल्ली में कुतुब मीनार के आसपास का जो बहुत ही अच्छा इलाका था, जहाँ अमीर रहा करते थे, जो एलीट क्लास की बहुत बड़ी सोसाइटी के जो लोग हुआ करते थे, जो अमीर हुआ करते थे, उनको खल्क कहा जाता था। उसने क्या किया? खल्कों को उनके परिवारों के साथ कहाँ भेज दिया? देवगीर, जहाँ पे उसने अपनी नई राजधानी बनाई थी। देवगीर में, दौलताबाद में भेज दिया। लेकिन रास्ते में ही बहुत से लोग मर गए, और जो लोग वहाँ पहुँचे वहाँ पर उनको वैसी सुविधाएं तो मिली नहीं जैसी दिल्ली में थी। वो नई जगह पहुँचे थे, वहाँ वापस अपनी जगह बनानी पड़ी, तो वो खुश नहीं थे, काफ़ी नाराज़गी उठानी पड़ी, ठीक है। तो ये चीज़ थी जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ, कई लोगों की जान गई, ठीक है। और कुछ समय बाद उसने अपनी राजधानी को वापस दिल्ली स्थानांतरित कर लिया। ये जो किया, ये जो कसरत हो गई, इसकी वजह से काफ़ी बेइज्जती उसकी हो गई। उसको एक बहुत ही बड़ा तमगा मिल गया कि ये तो बहुत ही, मतलब तुगलक आज की डेट में भी एक संज्ञा बन गई है। आज की डेट में भी एक एडजेक्टिव की तरह तुगलक यूज़ किया जाता है। जो कोई ऐसा आदमी अगर उल्टे सीधे फैसले लेता है तो उसको कहा जाता है तुगलकी फरमान जारी किया है, ठीक है। कुछ लोग इस तरह के जुमले यूज़ करते हैं कि ये जो फरमान है ये तुगलकी फरमान दिया है सरकार ने, या इन्होंने ऐसा फरमान दिया है, क्योंकि वो इसी को इंगित कर रहे होते हैं, इसी को इंडिकेट कर रहे होते हैं कि ऐसा ही कुछ फरमान आप दे रहे हो जिसका कोई मतलब नहीं है और अंत में नुकसान ही होगा। तो तुगलकी फरमान लोग इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो तुगलक के जो है फैसले जो इस तरह के लिए तो उसने सही थे सोच करके अपने हिसाब से, लेकिन वो सब उल्टे गए, पढ़ सब उल्टे गए।
ठीक है। तो एक एडजेक्टिव की तरह, एक कहावत की तरह इसको इस्तेमाल करने लगे हैं आजकल, जो बहुत समय से इस्तेमाल किया जाता है। तो राजधानी को वापस दिल्ली लेकर के आया। जब राजधानी अपनी वो देवगीर स्थानांतरित कर रहा था, देवगीर क्या है, एक यहाँ से अगर आप देखोगे तो अगर आप ये उत्तर प्रदेश देखो, उत्तर से अगर ये चलो दिल्ली से, तो बीच में क्या है, ये महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश आता है, उज्जैन आता है, फिर नीचे आपका ये देवगीर आता है। तो उज्जैन में भी अपनी राजधानी को शिफ्ट कर सकता था, लेकिन उसने वहाँ की नहीं। अगर वहाँ करता तो शायद इतनी दिक्कत नहीं होती और उज्जैन ज़्यादा दूर नहीं था दिल्ली से, लेकिन देवगीर ज़्यादा दूर पड़ गया। ठीक है, तो वो भी एक ऑप्शन था, लेकिन उसने किया नहीं। इस पे विवाद चलता है, कुछ इतिहासकारों का मत होता है कि उसने क्यों नहीं किया, क्या कारण रहे होंगे, या फिर सबसे बड़ा कारण ये बताया जाता है कि देवगीर से दक्षिण भारत साफ साफ उसके लिए आसान हो जाता। लेकिन उसको ये बात समझ में आ गई थी कि देवगीर वो इसलिए आया था कि वो दक्षिण भारत में, यानी चेन्नई, आपका जो कर्नाटक है और जो उड़ीसा वगैरह का एरिया है, केरल वगैरह का एरिया है, उस पर वो कंट्रोल कर सके। लेकिन तुगलक को ये बात समझ में आ गई कि जैसे मैं दिल्ली में रह करके नीचे दक्षिण में नज़र नहीं रख सकता, उसी तरीके से दक्षिण भारत में रह करके मैं उत्तर भारत पे नज़र नहीं रख सकता, और वहाँ पे विद्रोह शुरू हो जाएंगे। इसलिए उसने कहा कि जहाँ हो वहीं रहो, बाकी दूसरी जगहों पे अपनी सिपा सालार भेज करके कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। तो उसने इसी वजह से राजधानी को वापस दिल्ली मोड़ दिया, वापस दिल्ली ले आया राजधानी अपनी। तो इसमें भी वापस कुछ लोग आए, जो लोग रह गए थे देवगीर में वो वहीं रह गए, कुछ को वापस आना था वो कुछ वापस आए। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो है काम चला, जिसकी वजह से इसको एक अभागा आदर्शवादी कहा जाता है कि ये जो है तुगलक दिमाग से सोचता नहीं था, ऐसा कहा जाता है, बिना सोचे समझे फैसला ले लेता था। खूत और मुकद्दम पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ये गांव के जो मुखिया होते थे, जो किसानों से मालगुजारी वसूल करते थे, उनको खूत और मुकद्दम कहा जाता था। किसानों के साथ उसकी नीति क्या थी, गयासुद्दीन कह रहा हूँ, मोहम्मद बिन तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों, खूतों और मुकद्दमों के साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा कि अलाउद्दीन खिलजी करता था। अलाउद्दीन खिलजी इनके साथ कड़ा व्यवहार करता था। पिछले जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि खूतों और मुकद्दम की हालत इतनी ख़राब हो गई थी अलाउद्दीन खिलजी के समय में, कि उस समय का जो इतिहासकार था बर्नी, उसने अपने इतिहास में ये लिखा है, उसने अपनी किताब में ये लिखा है कि खूत और मुकद्दमों की हालत तो इतनी ख़राब थी कि उनकी औरतें मुसलमानों के घर जाके बर्तन मांज के अपना घर चलाती थी, अपनी जो है खर्चे पूरे करती थी अपने घर परिवार के। तो ये बुरी हालत थी। लेकिन अब तुगलक के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इनकी स्थिति अच्छी हो गई, लेकिन किसानों की स्थिति खराब हो गई। जैसे ही इनकी स्थिति सही करोगे, इनकी बिगड़ेगी, क्योंकि फिर ये करप्शन करेंगे, इनसे लेने की कोशिश करेंगे, उल्टा सीधा लेंगे, कम दिखाएंगे, ज़्यादा लेंगे, तो इनका शोषण होगा। लेकिन अलाउद्दीन के समय में जो किसान थे वो खुश थे, और इन खूत और मुकदमों की बैंड बजा दी थी। अब खूतों और मुकदमों को राइट मिल गया, ये वैसे ही अपर हैंड रखते थे, रजवाड़े टाइप के लोग होते थे, ये बहुत ही शानदार महलों में रहा करते थे, बड़े बड़े घर हुआ करते थे, इनके महल तो नहीं, घर बड़े हुआ करते थे, शानो शौकत से रहा करते थे, और किसानों से मालगुजारी अपने मन से वसूल किया करते थे। इनको पूरी छूट मिल गई कि मालगुजारी वसूल करो जैसे भी। तो इन्होंने क्या किया, उल्टे सीधे दामों पे मालगुजारी वसूल करनी शुरू कर दी, जिससे कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में किसानों ने विद्रोह कर दिया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में किसानों का विद्रोह क्यों हुआ था, अगर ये पूछा जाए तो खूतों और मुकदमों के साथ उसके व्यवहार और अलाउद्दीन के व्यवहार की आप तुलना करके भी बता सकते हैं कि इस वजह से किसानों का विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ। ठीक है, क्योंकि भाई खिलजी के बाद तुगलक ही आए थे, तो जो किसान थे उन्होंने अपनी स्थिति को बदलते हुए देखा अचानक से कि उसके जाने के बाद इसके आते ही हमारी हालत ख़राब हो गई, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। ठीक है, उसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक की एक कराचिल की मुहिम थी। कराचिल जो है ये चीन से एक रास्ता जाता है, चीन से सिकियांग, ये दोनों आप चीन में ही है, तिब्बत के पास है सिकियांग। तो इन दोनों का रास्ता वो देख लीजिएगा मैप में कि ये कहाँ कहाँ पे हैं और इनका रूट कहाँ से होके जाता है। तो इनके जो रूट हैं, चीन से सिकियांग का जो रूट है, उस रूट में बीच में कराचिल पड़ता है। कराचिल के रूट से होकर के घोड़ों का व्यापार होता था। ठीक है, तो इन घोड़ों के व्यापार पे नज़र रखने के लिए और अच्छे किस्म के घोड़े अपने यहाँ खरीदने के लिए ही उसने कराचिल की मुहिम चलाई थी। तो पूछा जाता है कई बार कि कराचिल की मुहिम का उद्देश्य क्या था। तो अरबी जो घोड़े थे, चीन से जो घोड़ों का व्यापार होता था चीन के रास्ते, उस पर नज़र रखने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने ये कराचिल की मुहिम चलाई थी। वहाँ पे अपने सिपा सालार नियुक्त कर दिए थे, उस जगह पे अटैक करके उसको अपने कब्ज़े में ले लिया, वहाँ पे अपने लोग नियुक्त कर दिए ताकि वो रास्ते पर नज़र रखें। ठीक है, आखिरी देखते हैं अमीरों के साथ कैसा व्यवहार था। अमीरों के साथ उसका व्यवहार काफ़ी अच्छा था, मतलब जो कुछ खिलजी ने किया था अच्छा, जिनके साथ अच्छा व्यवहार खिलजी करता था उनके साथ इसने क्या किया, बुरा व्यवहार किया, और जिनके साथ खिलजी बुरा करता था उसने इनके साथ अच्छा किया। अमीरों के साथ खिलजी ज़्यादा अच्छा व्यवहार नहीं करता था क्योंकि वो किसी पे भरोसा नहीं करता था।
वो किसी को मजबूत नहीं होने देना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कोई और खड़ा होके मेरे साम्राज्य को लूट ना ले। ठीक है, इस वजह से वो अमीरों, चाहे जो आपके इक़्तेदार होते थे, कल जो वीडियो मैंने डाली थी उसमें ही बताया था, उन सब के साथ गंदा व्यवहार करता था, और उसी तरीके से अमीरों के साथ भी उसने गंदा व्यवहार किया। ठीक है, अमीरों के साथ उसने गंदा व्यवहार किया, लेकिन तुगलक ने अच्छा व्यवहार किया। और तुगलक की आलोचना भी इसीलिए होती थी क्योंकि अमीरों में उसने सबको शामिल कर लिया, जो धर्मांतरित मुस्लिम थे। कुछ मुस्लिम ऐसे थे जो पहले हिंदू थे, बाद में मुस्लिम बन गए, तो उनको भी उसने अमीरों में शामिल किया। ठीक है, तो वो धार्मिक दृष्टि से थोड़ा उदार था, थोड़ा सेकुलर टाइप का बंदा था, जिसकी वजह से उसकी काफ़ी खिंचाई होती थी और बुराई होती थी उसकी, और उसके खिलाफ जो निजामुद्दीन और जो औलियाज़ होते थे, या जो मुस्लिम विद्वान होते थे, निजामुद्दीन औलिया तो नहीं, लेकिन जो बाकी दूसरे विद्वान थे, वो अक्सर फतवा जारी कर दिया करते थे। वैसे भी सेकुलरिज्म एक एक्सेप्टेड चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर आप सेकुलरिज्म को एक्सेप्ट कर लोगे तो ये दुनिया ख़त्म कैसे होगी। अगर आप इस दुनिया को ख़त्म करना चाहते हो तो सेकुलरिज्म होना ही नहीं चाहिए, और आप चाहो या ना चाहो सेकुलरिज्म कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ट्रू सेंस में कभी होता ही नहीं, हो ही नहीं पाता। जो धरातल पे हम इसको उतार ही नहीं पाते। कोई ऐसा आदमी ही नहीं है जो टॉलरेंट रखता हो, टॉलरेंट होता हो दूसरे के लिए। अगर कोई दूसरे के लिए टॉलरेंट हो जाए तो दूसरा भी पहले वाले के लिए टॉलरेंट हो जाएगा। लेकिन इस शर्त पे सेकुलरिज्म करना कि नहीं मेरी ही मानोगे, तुम्हारी हम कुछ नहीं मानेंगे और तुम हमारा सम्मान करो तो सेकुलरिज्म है, तो ऐसा नहीं होता। सेकुलरिज्म का मतलब है हम आपका सम्मान करें तो आप भी हमें बदले में सम्मान दें, ना तो हम आपको मारेंगे, ना आप हमें। ये समझिए कि हमें दुनिया में रहने का हक ही नहीं। कई तो ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि इनको तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो जिस संप्रदाय को मानते हैं, जिस तरह के इनके पूजा पाठ हैं, उसके हिसाब से तो इनको होना ही नहीं चाहिए, इनको तो मार डालना चाहिए। कुछ तो ऐसे लोग हैं। तो ऐसे माहौल में सेकुलरिज्म जिंदा रह ही नहीं सकता। सेकुलरिज्म एक कोशिश है संसार में राजनीति को बनाए रखने की, उससे ज़्यादा मुझे इसका कोई अर्थ समझ में नहीं आता। ये मेरे अपने विचार हैं, मैं इसके बारे में आप कहीं कुछ लिखिएगा मत, ये मेरे अपने विचार हैं कि इस तरीके से सेकुलरिज्म की स्थिति खराब होती है। अगर लोग टॉलरेंट हो जाएं, हर धर्म के धर्मगुरु अपने ही धर्म को पहले समझाएं, दूसरे धर्म को अच्छा बुरा बताने से पहले अपने ही धर्म को अगर समझाएं कि भाई तुम समझो कि जैसे तुम हो वैसे सामने वाला है, उसके विश्वास अलग हो सकते हैं लेकिन उसका रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन उसकी मंजिल वही है जो तुम्हारी है, यानी भगवान, यानी खुदा। क्योंकि जो तुम्हारी मंजिल है, आखिर मंजिल असल में भगवान को मानने की वजह से ही तो ये संप्रदाय और धर्मों का उदय हुआ कि हमारा रास्ता ये है, हम इस रास्ते से जाएंगे, भगवान का स्वरूप ऐसा होता है। इसी लड़ाई में तो सारा सेकुलरिज्म करते हैं। तो क्योंकि पहला दूसरे को टॉलरेट नहीं करता, दूसरे पहले को टॉलरेट नहीं करते, और जहाँ पे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का झगड़ा होता है वहाँ पर भी यही हालत होती है। मेजॉरिटी कई जगहों पे ऐसे हालत होती है कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी को बिल्कुल बैंड बजा के रखती है, और कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि सेकुलरिज्म के नाम पे इतना ज़्यादा जो है राजनीति होती है कि वहाँ पे मेजॉरिटी शिकायत करती है कि माइनॉरिटी के राइट्स को तुमने सेव करने के चक्कर में मेजॉरिटी को तो गालियाँ पड़वाते रहते हो। इस तरह की चीज़ें होती हैं। इस वजह से कोई भी सेकुलर आदमी एक्सेप्ट नहीं होता। सेकुलर आदमी क्या, जो ऐसी छवि का हो जो उदार है। सेकुलर सही वर्ड नहीं लगता मुझे, उदार सही वर्ड लगता है। सेकुलर में थोड़ी सी मुझे पॉलिटिकल झलक दिखाई देती है। उदार एक ऐसी चीज़ है जो सबके प्रति करुणा का भाव रखने को कहता है, इसलिए वो ज़्यादा अच्छा वर्ड है। उदारवादी बनिए। सेकुलर एक ऐसा टर्म है जो उसके अंदर आ जाता है, उदारवादिता के अंदर आ जाता है। ठीक है, सेकुलर छोटा है, उदारवादिता बड़ी चीज़ है, करुणा बड़ी चीज़ है जो सभी को एक समान समझती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। कल मैं आपसे फिर मिलूँगा नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, बाय बाय।